हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद बीकेएस। आई एम डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिक्स। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप फिजिक्स को किस तरह से पढ़ सकते हो। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर एमडी कैट स्टूडेंट। एमडी कैट एंड ई कैट वाले बच्चे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं इन पाकिस्तान, वो आप किस तरह से पढ़ सकते हो। और वैसे भी अगर आप जनरली फिजिक्स को पढ़ना चाहो तो किस तरह से पढ़ सकते हो। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से मैंने अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया, और आप भी जो है किस तरह से अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग करके पढ़नी है, मिक्स नहीं करनी, तो फिर जो है आप अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो माई फर्स्ट टिप इज़ के सिलेक्ट अ टेक्स्ट बुक फॉर योर एग्ज़ाम। अपनी प्रिपरेशन या एग्ज़ाम के लिए आप जो है कोई भी एक टेक्स्ट बुक फ़िक्स कर लें जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि अगर एमडी कैट वाले बच्चों की बात की जाए तो वो नॉर्मली अपनी प्रोविंशियल बुक्स पढ़ते हैं लाजमी। अगर आप सिंध के स्टूडेंट हो, पंजाब के स्टूडेंट हो, केपी के स्टूडेंट हो या बलूचिस्तान के स्टूडेंट हो, तो आप अपनी नॉर्मल जो आपकी बोर्ड की बुक्स होती हैं वो आप नॉर्मली पढ़ते हो। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर एमडी कैट होता है तो वो जनरली आपको फेडरल, आपको पता है कि ये फॉलो करते हैं, तो आपको फेडरल की बुक्स पढ़नी है। लेकिन अगर एनसीईआरटी वाले बच्चों की बात की जाए तो वो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, एचसी वर्मा के कुछ जो है बच्चे पढ़ते हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए या नीट के लिए, उनकी अपनी बुक्स होती हैं। आपको जो है समझने वाली चीज़ ये है कि कोई भी एक टेक्स्ट बुक फिक्स कर लेनी है जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो आपको उसी बुक को जो है थ्रू आउट पढ़ना है। तो फर्स्ट टिप आपकी क्या हुई कि आपको कोई भी एक टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक फिक्स कर लेना है जो कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सको। अच्छा, बुक कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो जो भी बुक, किसी बच्चे को कोई बुक ईजी समझ आती है, कोई बुक जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक बुक बता दूं कि ये आप बुक पढ़ो, और अगर आपको वो बुक जो है समझ नहीं आती तो आप उस बुक को स्किप कर दो। आप हमेशा वो बुक पढ़ो जिसमें कॉन्सेप्ट्स पूरे हों, चीज़ें पूरी लिखी हुई हों, और जो है वो बुक आपको ईजिली समझ आए। अगर उसमें कॉन्सेप्ट्स मिसिंग हैं, अगर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है तो खैर है, लेकिन अगर मेजोरिटी या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिसिंग है, या सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ें बताई गई हैं, तो आप उस बुक को छोड़ो, कोई और बुक जो है उस पर जाओ और वहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर करो, ताकि आपकी जो है टाइम भी बचे। एक ही बुक के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी ना, तो आपको जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी वो वहीं से कवर हो जाएंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो मिसिंग होंगी वो आप लेक्चर्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू या अपने फ्रेंड से डिस्कशन के थ्रू जो है वो कवर कर लोगे। तो हमने क्या समझा कि हमें जो है एक टेक्स्ट बुक फिक्स कर लेनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए हम अपना जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। सो दी सेकंड टिप इज के रीड रेगुलरली। अब सेकंड टिप आपकी क्या है कि आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है। या जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसको रेगुलर बेसिस पर पढ़ो। ठीक है। नॉर्मली आपको क्या होता है कि आप अगर एक चीज़ पढ़ते हो तो वो कुछ दिनों के बाद ह्यूमन जो है वो माइंड है वो इस चीज़ को जो है वो आप भूल जाते हो। और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपको देर तक याद रहें या काफ़ी अरसे तक याद रहें, तो सबसे जो बेस्ट तरीका वो है रिवीजन का। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी, रिवीजन इज़ द बेस्ट मेथड टू मेमोराइज थिंग्स। बेस्ट मेथड जो है रिवीजन है किसी भी चीज़ को लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद करने का। तो अगर आपको चीज़ें याद करनी है तो आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। तो जिस भी टेक्स्ट बुक को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ो। सपोज़ करो कि आपने जिस तरह से पढ़ा है कि मोशन इन वन डायमेंशन, अब ये एक अगर आपके लिए न्यू चैप्टर है, तो अगर मोशन इन वन डायमेंशन आपने पढ़ा है तो अब उसके बाद आपने कोई और चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद कोई और चैप्टर पढ़ा, तो अब ये जो मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर है, अगर आप इसको रिवाइज ही नहीं करोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता भूल जाओगे। इसमें सिंपल सिंपल चीज़ें आपको याद रहेंगी, लेकिन जो इसमें फार्मूलाज हैं, डेरिवेशन हैं, या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप चीज़ें इसमें भूल जाओगे। तो इसीलिए लाजमी है कि अगर आप कोई चीज़ न्यू पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ कोई ओल्ड चीज़ जो है वो अटैच करो। रीड रेगुलरली का मकसद क्या है कि आप जो न्यू कॉन्सेप्ट्स गेन कर रहे हो वो तो आप लाजमी पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने चीज़ें रिसेंटली पढ़ी हैं उसको भी रिवाइज करते जाओ। तो रीड रेगुलरली का मतलब कि स्टडी न्यू थिंग्स प्लस रिवाइज ओल्ड थिंग्स, यानी कि न्यू चीज़ें भी पढ़ो, उसके साथ साथ ओल्ड जो चीज़ें हैं वो रिवाइज करते जाओ। ठीक है। सो नाउ द थर्ड टिप इज़ कि स्टडी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। अभी आप बोलोगे कि मैंने आपको कहा है कि एक टेक्स्ट बुक फिक्स कर लो, तो मैंने आपको उसके लिए एक चीज़ ये भी कही कि अगर आप टेक्स्ट बुक फिक्स कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें आनी चाहिए या मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कुछ चीज़ें जो मिसिंग है वो आप कहीं और से पढ़ लो, लेक्चर से कर लो। तो अगर कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है या कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप जिस बुक से स्टडी कर रहे हो उसमें उसकी फार्मूलाज भी हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स भी हैं। अगर आपको नॉर्मल बेसिक्स चीज़ें उसके बारे में नहीं पता तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप कोई भी एक बुक उठा सकते हो, उसमें से आप जनरली पढ़ सकते हो।
जो मेन चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकते हो, और उसके बाद जो है डिफरेंट बुक्स से आप पढ़ सकते हो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, सेम चीज़ें कौन सी हैं जो सारे बुक्स में लिखी हुई हैं। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप सब याद कर लो, और उसके बाद जो चीज़ें न्यू हैं, किसी बुक में कोई एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है या कुछ और, तो वो अपने अपने पास जो है वो नोट कर लो और वो चीज़ें जो है याद कर लो। इस तरह से अगर आप डिफरेंट बुक्स से आप एक चीज़ को याद करोगे तो वो आपको चीज़ें जो है, या वो जो टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड टिप थी वो क्या थी? स्टडी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट सोर्सेज। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ बुक्स को यूज़ करो, आप किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, किसी नोट से पढ़ सकते हो, या जो है अपना यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह के थ्रू आप जो है उसको टैकल कर सकते हो। अच्छा, रिवीजन, अगर आपने सपोज करो कि एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए या 4 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद जब रिवीजन का टाइम आता है तो रिवीजन आपको किस तरह से करनी है। तो रिवीजन के लिए आप अपने पास कुछ नोट्स रखें। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं और उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो आप डिफरेंट सोर्सेज से आप कलेक्ट करते हो वो वहाँ पर नोट डाउन कर लें, और आपके अपने नोट्स फिजिक्स के लिए होने चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं आपको नहीं कहता, क्योंकि फिजिक्स नॉर्मली आपको प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। फिजिक्स के नोट्स का जो आपको फ़ायदा होगा नॉर्मली, वो इस वजह से होगा कि आपको लास्ट मोमेंट में जब आपको एग्ज़ाम नियर होगा तो वो आपको चीज़ें जो होंगी, सारी जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट बुक से कलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, और आप जो है अपने नोट्स से ही जो है नॉर्मली रिवाइज कर सकते हो। एमडीकेट के लिए अगर आपके पास अच्छे नोट्स हैं जो डिफरेंट बुक्स से, या जिसमें वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई डोंट इंडोर्स कि आप जो है बुक ना पढ़ो। आई डू जो है सजेस्ट कि आप जो है लाजमी एक बुक पढ़ें और फिज़िक्स जनरली पढ़ें। ये मैंने आपको चीज़ बोली है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको फिज़िक्स के लिए बताई थी चीज़ें। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपकी कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आप सबसे पहले वो टेक्स्ट बुक पढ़ें। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक के बाद भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिस हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है वो आप जो है लाजमी पढ़ लें। और पंजाब में मैंने आपको ये भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें ईजी लिखी हुई हैं, तो वो आप जो है चीज़ें वहाँ से रेफरेंस बुक के तौर पर आप जो है पंजाब को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं जो पंजाब में भी नहीं लिखी हुई, आपके जो टेक्स्ट बुक है, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक, उसके अंदर भी नहीं लिखी हुई, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है कोई और बुक उठा सकते हो, उसमें से वो चीज़ें जो है वो अपने पास नोट करके और जो है उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। अच्छा, अगर आप किसी एकेडमी के अंदर हो सबसे पहले, या आप क्लास लेते हो, तो सबसे पहले बी अटेंटिव इन क्लास के अंदर आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। टीचर के साथ जो है 1 टू 1 इंटरेक्शन, आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो नहीं कर पाते, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नॉर्मली क्लास के अंदर जो है क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी जो है एमडीकेट के टाइम पे क्लास में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करता था, लेकिन जब जो है सर क्लास लीव करते थे तो क्लास के बाहर में जो है उनसे सवाल वगैरह पूछता था कि सर ये किस तरह से होता है और ये किस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि सर जो है वो आंसर कर पाते थे, लेकिन कभी उनको क्लास लेनी होती थी तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती थी। तो मैं आपको ये वे बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो वो किस तरह से इसको चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हैं तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों से पूछो। अगर क्लास का कोई जो है वो यानी कि कोई और बच्चा है या कोई और बंदा है जिसको चीज़ें आती हों, सारी चीज़ें जिसको क्लियर हों, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, या ऑनलाइन ग्रुप्स वगैरह होते हैं काफ़ी, जो है वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, जो स्टडी प्रिपरेशन वगैरह के लिए होते हैं। मेरा अपना ग्रुप है फिजिक्स की डिस्कशन के लिए, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ आप अपने जो है क्वेश्चन या क्वेरीज वगैरह डिस्कस कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आप अगर क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो आप टीचर से बाहर पूछ सकते हो। ठीक है, या अपने किसी फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हो, क्लास में कोई और बंदा जो है होशियार है उससे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, या 3-4 जो है अपना बंदा ग्रुप बना लो, वो भी आप जो है अपना कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कि कुछ चीज़ें जो है डिस्कस नहीं करते आपसे, और वो जो है कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब हर चीज़ अपने तक रखते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई ग्रुप आपके पास है, या आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है अपने क्वेश्चंस गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स वगैरह सर्च करके आपको जो है वहाँ से ही देखने पड़ेंगे। लेकिन इट विल टेक टाइम, ये चीज़ें टाइम लेंगी, लेकिन आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, चीज़ों को खुद से सर्च करें अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो, और जो है यूट्यूब वगैरह के थ्रू, लेक्चर्स वगैरह के थ्रू, और डिफरेंट जो अच्छी अच्छी अकेडमीज़ हैं उनके नोट्स जो है वहाँ से स्टडी करें, तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल होते हैं, फेल इन द सेंस कि वो अपनी रिक्वायर्ड मार्क्स जो है वो नहीं ले पाते। वो किसी लिए, क्योंकि वो प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो रिक्वायर्ड मेथड होता है वो उसको यूटिलाइज नहीं करते, और उसी वजह से जो है उनके रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आते। बच्चे सोच रहे होते हैं कि हमारे मार्क्स आएंगे, सपोज करो 100 में से 80-90, लेकिन उनके मार्क्स आते हैं 50-40।
तो फिर वो जो है वो अपना डिप्रेस हो जाते हैं या स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सही मेथड पता चल गया या किस तरह से इसको टैकल करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर कहीं पर भी आप लैग करोगे तो वहाँ पर जो है आप मार खाओगे। एक चैप्टर है, ठीक है, अब एक चैप्टर के अंदर 15-20 कॉन्सेप्ट्स हैं। 15-20 कॉन्सेप्ट्स में से अगर आपने 10 चैप्टर में आपने 10 कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से गेन किए हैं, 10 टॉपिक्स जो है वो आपने अच्छे से गेन किए, 5 जो है टॉपिक्स उसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, 5 टॉपिक्स के अंदर पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो जो टेस्ट बनाने वाला है या जो एमसीक्यूज बनाएगा, वो अगर उन 5 टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाता है, तो 5 टॉपिक्स में से अगर सपोज करो वो 25 क्वेश्चन उठाता है, 25 या 30, टोटल कितने हैं 100, तो 100 में से आपके ये 30 तो सिंपली गलत हो गए। चलो 5 तुक्के मार लो, ये आपने तुक्के मार के सही कर लिए, तो 5 आपके इसमें से 30 में से करेक्ट हुए, बाकी 100 में से कितने बचे 70। तो 70 में से आप 70 तो अटेम्प्ट नहीं 70 में से आप 70 तो नहीं उठाओगे। अगर आपके 70 में से 50 आ गए या 40 आ गए या 60 आ गए, चलो तो 60 में ये 5 मिलाओ तो कितना होगा, ये होगा 65। यानी कि फिर भी आप जो है 65 क्वेश्चंस करेक्ट करोगे, और इसमें आपके कुछ गलत भी होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे आपके। तो इस तरह से देखो कि जो टॉपिक्स आप स्किप करते हो उनकी वजह से कितना बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक की बात की जाए, ये मैं बार बार इसकी एग्जांपल इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें फार्मूलाज भी हैं और कॉन्सेप्ट्स भी हैं। काफ़ी बच्चों को जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं। उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन में मसला था, लेकिन वो बाद में दूसरी वीडियो के अंदर मैंने जो है रेक्टिफाई करवा दी। तो अगर आप देखना चाहो और सारे कॉन्सेप्ट्स गेन करना चाहो तो वहाँ आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो दी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट जो है बनाकर आप जो है चीज़ें क्लियर कर सकते हो और अपनी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो आप ले सकते हो। रिवीजन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप जो है अपने नोट्स बनाओ, जो चीज़ें आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ो, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू नोट्स, अपने फ्रेंड्स से, उन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद, आई वॉन्ट मेक श्योर दिस थिंग कि उन चीज़ों जो भी आप स्टडी कर रहे हो उन चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद उसको आप जो है अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लो। क्योंकि अगर आप हर चीज़ जो भी आपको बता रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज से, वो अगर आप ऐड करते जाओगे तो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गलत हों। लेकिन आप जो भी चीज़ें लिखो बुक से लिखो, टीचर से वेरीफाई करने के बाद लिखो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बुक के अंदर एक चीज़ लिखी हुई होती है, बुक से आप जो समझते हो वो दूसरी चीज़ होती है, फिर जो है वो अपना लिख लेते हैं। तो गलत चीज़ें मत लिखो। जो बुक की इंटरप्रिटेशन है, जो चीज़ें समझा रहा है बुक जो चीज़ बता रहा है, आपको समझा रहा है, वही चीज़ जो है आप अपने नोट्स के अंदर लिखो। तो नोट्स से आपका जो है रिवीजन के टाइम पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है टाइम वो बच जाएगा, ठीक है। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, इसी वजह से मैं आपको वो चीज़ कह रहा हूँ कि जो है नोट्स बनाएं ताकि आपका जो टाइम है एट द टाइम ऑफ रिवीजन वो बच जाए। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस आप उसी टाइम करते हो जब उसको पढ़ते हो। अगर जिस भी टाइम आप उसको स्टडी कर रहे होते हो उसी टाइम आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। उसके लिए जब आप दूसरी मर्तबा उस चीज़ को पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है आपको सिग्नल दे देता है कि ये चीज़ मेरी पढ़ी हुई है। कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल होते हैं थोड़े बहुत वो आप वहाँ से स्टडी कर लेते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो प्रैक्टिस जब भी आप फिजिक्स की करो तो वो आप अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस उसी टाइम कर लो, क्योंकि बाद में इसके लिए जो है अलग से आपको टाइम नहीं बचता। जो भी टॉपिक आप जिस भी टाइम स्टडी करो उसी वक्त उसकी जो है वो प्रैक्टिस आप जो है कर लो। फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ दी थ्योरी एंड अदर इज़ दी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। थ्योरी में आपको पता है कि मेनली आपकी दो चीज़ें हैं, एक है उसमें डेफिनेशंस और दूसरा है कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी यानी कि अगर सपोज करो कि आप पढ़ रहे हो वर्क, तो वर्क की आपकी नॉर्मली डेफिनेशन आ गई। अब उसमें कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हैं कि इसमें डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, अगर वर्क का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में थीटा जो है एंगल कौन सी है, कहाँ पर लगेगी, मैक्सिमम कब होगा वैल्यू, मिनिमम कब होगा। तो इसके जो है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें या जो भी इसके साथ जो है चीज़ें रिलेटेड हैं, जो आप उस टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ रहे बाकी उसके साथ जो है रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर थोड़ी बहुत ट्राइगोनोमेट्री की नॉलेज है, ये सारी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी जो है कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाती हैं। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। अब ये जो है यहाँ पर ये चीज़ नहीं कि जो है डेफिनेशन ये तो रट्टा है, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं। आपको स्टडी करने के लिए ये मेथड होता है कि कोई भी चीज़ समझो उसके बाद जो है याद कर लो, ये मेथड होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज़ समझ ली उसके बाद कि ये मुझे याद हो गई और ये मैंने समझ लिया, अब ये जो है मैं याद नहीं करूँगा। तो अगर इस तरह से आप करोगे तो वो चीज़ आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ो उसके बाद जो है उस चीज़ को याद कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो रिवाइज़ करते जाओ, तो जो है वो चीज़ आपको काफ़ी अरसे तक जो है वो याद रहेगी। दूसरा है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है मैंने किस तरह से की और प्रॉब्लम्स में मुझे मसला होता तो आप किस तरह से इसको टैकल कर सकते हो।
तो प्रॉब्लम्स के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है फार्मूलाज। फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि फार्मूलाज कभी भी याद करने से या लिखने से इस तरह से याद नहीं होते। डायरेक्टली अगर आप फार्मूला लिखो जैसे कि G m1 m2 / r², इसको लिखते जाओ। इतने काफ़ी फार्मूलाज हैं, काफ़ी फार्मूलाज जो पता नहीं कितने फार्मूलाज हैं, काफ़ी फार्मूलाज जो आप इस तरह से लिख कर तो नहीं याद कर सकते। किसी भी फार्मूला के लिए आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ होता है और वो जो एग्जाम्पल होता है वो उस फार्मूला पर होता है। तो आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करो और फिर जो है उसको अपने जो है बुक के अंदर जो आंसर है उसके साथ कंपेयर करो कि आपने जो आंसर निकाला है और बुक के अंदर जो मेथड है और जो बाकी चीज़ें हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो अगर आपका आंसर बुक के आंसर के साथ मैच कर जाए तो फिर आपका आंसर करेक्ट है। और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप बार बार, तो आपका ये जो फार्मूलाज वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। यानी पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए। वो आप किस तरह से कर सकते हो फार्मूला को, पहले उसको जनरली याद करने की कोशिश करो सिंपली, जैसे कि F=G m1 m2/r², ये आपको याद हो गया। अगर फिर भी याद नहीं हुआ तो उसको किसी सॉल्व्ड एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करो कि कोई अगर प्रॉब्लम है उस फार्मूला पर तो वो जो है आप सॉल्व करके देखोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है आपकी मेमोरी में वो बैठती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि जिनको अगर फार्मूलाज याद नहीं होते हैं, जो फार्मूलाज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली फार्मूलाज याद करते हैं। तो डायरेक्टली फार्मूलाज के याद करने की वजह से उनको पता नहीं होता कि ये फार्मूला यूज़ कहाँ पर होगा, इस जगह पर ये फार्मूला यूज़ होगा कि भी नहीं, या इस फार्मूला को जो है किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें अगर ये चीज़ पूछी जाए, क्योंकि इस एक फार्मूला के अंदर आपसे एक चीज़ नहीं पूछी जाती, उस फार्मूला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ भी आपसे जो है वो पूछ सकता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको पास उस फार्मूला के बैकग्राउंड में कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर F=G m1 m2/r², अब ये मुझे पता है कि ये जो है दो मासेस के दरमियान में कोई भी फोर्स जो है वो कलेक्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। तो अगर इस फार्मूला पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछे कि फोर्स कैलकुलेट करो, दोनों बॉडीज़ का मास कैलकुलेट करो, डिस्टेंस इन दोनों बॉडीज़ पर कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बता सकता हूँ इस फार्मूला की हेल्प से। तो फार्मूला से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे से होने चाहिए, या डेफिनेशन, उस फार्मूला में हर चीज़ जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप फार्मूलाज या प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपने एक गलती की, अब आपने जो है सही आंसर में से वो चीज़ देखकर अब दोबारा आप उस गलती से बच गए, तो इस तरह से अब जब 2-3 प्रॉब्लम्स आप और सॉल्व करोगे जिसमें आप सेम मिस्टेक कर सकते थे, वो आप अवॉइड कर लोगे, तो आपके जो 3 हैं वो क्वेश्चंस वो मज़ीद सही हो गए। तो इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मज़ीद अटेम्प्ट करते जाओगे और काफ़ी क्वेश्चंस आपके सही अटेम्प्ट होंगे। और वो इसी वजह से पॉसिबल होगा जब आप जो है गलतियाँ जो करो उनको करेक्ट आंसर के साथ चेक करके और रेक्टिफाई करो, और जो गलती आपने की उसको जो है नेक्स्ट टाइम आप अवॉइड करो, तो आप जो है प्रॉब्लम्स काफ़ी जो है वो कर लो। अच्छा, तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपके पास कोई भी वर्कशीट है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो और उसकी की आपके पास अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है उस की को जो है मत देखें। सबसे पहले आप जो है उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें या उस टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लें कि आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह वो कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस कुछ गलत हो गए हैं तो उनको, अगर आपके पास की एक्यूरेट है, अगर आपके पास की एक्यूरेट है तो वो जो आंसर की में गिवन है, जो करेक्ट आंसर है, वो आप निकालने की कोशिश करें। अगर वो फिर भी नहीं आ रहा तो फिर उसको सर्च करें और बाकी चीज़ें जो है उसके बारे में देखें कि ये आपका जो आंसर है वो क्यों गलत हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं चीज़ अपनी ऐड करना चाहूँगा कि किप्स की और एसकेएन की, एसपीएससी की, डिफरेंट अकेडमीज़ की जो वर्कशीट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रिगार्डिंग फिजिक्स, वो मैंने इसी चैनल पर जो है सॉल्व की हुई हैं। तो उनका जो है अगर आप पीडीएफ चाहो तो लिंक के थ्रू आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप उन वर्कशीट्स को पहले खुद सॉल्व करो। अगर आपको फिजिक्स में मसला होता है, आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर किस तरह से यूज़ करने हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स पड़े हुए हैं, तो जो नॉर्मली मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उनको देख सकते हो। और जो है डायरेक्टली उसमें मैं जो है 1 बाय 1 एक-एक क्वेश्चन करके सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 30-40 एमसीक्यूज़ हैं, किसी में 50 हैं, कोई ग्रांड टेस्ट का पोर्शन है, ठीक है, कोई किसी अकेडमी की वर्कशीट है। तो इस तरह से जो है मैंने काफ़ी जो वर्कशीट्स हैं वो सॉल्व करवाई हुई हैं अपनी चैनल पर। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि टाइम बचाने के लिए आप मेरी वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो भी हैं और टॉपिक्स वो मैंने समझाए हुए हैं रिगार्डिंग एमडीकेट इंडिकेट। आप दोनों के लिए जो है वो आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हो और जो है वहाँ से आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। मोस्ट ऑफ दी 90% या 90 से अबव जो है आप क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी जो रेफरेंस वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो आप बुक से, और रेफरेंस वाली जो है चीज़ें
आप लेक्चर से, बुक से जो है वहाँ से याद कर सकते हो। फार्मूलाज को किस तरह से यूज़ करना है, फार्मूला से प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको फिज़िक्स में मसला होता है तो मैं आपके लिए एक कोर्स लाया हूँ जिसमें जो है फिज़िक्स का क्रैश कोर्स है MD-CAT 2024 के लिए। ई-कैट वाले बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको इसमें फास्टली चीज़ें करवाऊँगा और रिवीजन वगैरह आपकी जो है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। और उसके साथ साथ प्रीवियसली पिछले साल मैंने जो है एक सेशन कंडक्ट किया, उसमें जो है जूम पर मैंने क्लासेस वगैरह ली, जिसकी जो है रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। उसके बाद जो है इस साल जो है अगेन हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो है कोर्स, अप्रैल या मई से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्टेड है, तो रजिस्ट्रेशन जिसको भी करवानी हो या फिज़िक्स में जिसको भी मसला होता हो तो 24/7 अवेलेबल आपके लिए मैं रहूँगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो उसको किस तरह से पढ़ना है या किस तरह से उसको जो है क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और किसी भी चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेंशन वैसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, MD-CAT के लिए आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत रहो, आप जो है उसको टैकल कर लोगे, ठीक है। लाइव डिस्कशन होंगी, जूम पर क्लासेस होंगी, ठीक है। और टाइमिंग जो होगी क्लासेस की वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से होगी। लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हर जो है चीज़ आपके ही हिसाब से की जाएगी जिससे आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो, ठीक है। और मैं आपको नोट्स वगैरह हर चीज़ जो है A to Z प्रोवाइड करूँगा। और मैं आपको इतना तक बता दूँगा कि इस टॉपिक के लिए इतना जो है सफिशेंट है, इससे बाहर जो है चीज़ें नहीं आएंगी इंशाल्लाह ताला। और इससे बाहर जो है चीज़ें नहीं आएंगी, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी हो सो हरी अप, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और बाकी अगर किसी को कुछ भी न्यू सेशन के लिए पूछना हो तो यहाँ पर जो है मैं एडवर्टाइजमेंट भी डिस्प्ले कर दूँगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को मसला हो या कुछ किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।